पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? देखिए, पोल्ट्री वर्ड इज रिलेटेड टू मुर्गी पालन, ठीक है, जो हैन वगैरह का पालन किया जाता है, ठीक है, मुर्गे मुर्गियां जहाँ पे पाले जाते हैं उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, ठीक है। हैन भी होगा, कॉक भी होगा, ओके। नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट व्हाट इज पोल्ट्री फार्म, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? रेज द डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट प्रोडक्शन, ठीक है। जब डोमेस्टिक फाउल, जो मुर्गा मुर्गी होती है, उसको पाला जाता है, मुर्गी को किस पर्पस के लिए पाला जाता है? एग के पर्पस के लिए। मुर्गी देती है अंडा, ठीक है, तो एग के पर्पस के लिए उसको पाला जाता है, एंड चिकन एंड मीट के पर्पस के लिए पाला जाता है। वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की मैक्सिमम पीपल जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। एग तो सभी खा ही लेते हैं, वैसे आजकल एग को वेजिटेरियन कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, अनलेस द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, तब तक। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन, अब देखो क्या होता है कि पोल्ट्री फार्म हो गया जहां पे इन सब चीजों का पालन हो रहा है ताकि अंडा और मांस का ये सोर्स बन सके, एग मीट चिकन का सोर्स बन सके। Now there is cross breeding concept, ठीक है, as we discussed in the cattle farming, the cross breeding between the exotic means foreigner breed and the local breed, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि ब्रीडिंग कराना दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, रिप्रोडक्शन कराना दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में, ओके। फॉर एग्जांपल इंडियन ब्रीड एंड फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड। तो इंडियन ब्रीड में जैसे असील एक ब्रीड है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, फॉरेन ब्रीड्स में हम लेग हॉर्न को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जब इन दोनों को फ्यूजन कराएंगे आपस में तो एक बेटर ब्रीड, जो हम डिजायर्ड क्वालिटी की ब्रीड चाहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होगी। नाउ क्या क्या डिजायर्ड क्वालिटी ट्रेट्स होने चाहिए? अब बोलते डिजायरेबल ट्रेट्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए जो कि डिजायरेबल हो, है ना। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सोच सकते हैं कि हाँ जी मुझे इस कैरेक्टर के लिए इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड कराना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर में भी नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ठीक है। चिक्स यहाँ पे किसके लिए बोला गया? मुर्गियों के लिए बोला गया, चिकन, ठीक है। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कितना नंबर होना चाहिए और कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी? देखो चिकन की भी क्वालिटी होती है, एग की भी क्वालिटी होती है, ठीक है, डिफरेंट वेराइटी होती है। डिक्रीज साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड, यस। अब डिजायरेबल ट्रेट है, ये ट्रेट भी एक डिजायरेबल है कि जो एग लेइंग बर्ड है उसका साइज छोटा होना चाहिए। क्यों? ताकि जो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, साइज छोटा होगा तो रिक्वायरमेंट भी छोटी होगी, न्यूट्रिशन की कम होगी। हाई टेम्परेचर टॉलरेंस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा गर्म इलाके में इनको लेकर गए तो कुछ खराबी आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, यस, और ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा उनको मेंटेन करने के लिए खर्चा ना आए, कम खर्चे पे ही अच्छे से मेंटेनेंस हो सके, इस तरह से एक पोल्ट्री फार्म होना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। एग मीन्स यू नो एग्स, अंडे, ठीक है, एंड ब्रॉयलर का मतलब इज अ काइंड ऑफ चिकन, ओके, इट्स अ चिकन। नाउ लेट्स सी दैट ब्रॉयलर और जो एग है दोनों की डिमांड क्या है? टोटली डिफरेंट, बोथ हैव टोटली डिफरेंट डिमांड्स, न्यूट्रिशन डिमांड्स। नाउ लेट्स सी अबाउट द ब्रॉयलर, ठीक है। एग का हमें पता है, ओके। अब अगर हम इसकी बात करें ब्रॉयलर चिकन्स की, तो ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद द विटामिन रिच फीड। कैसी फीड दी जाती है इनको, कैसा चारा दिया जाता है? विटामिन रिच फीड होनी चाहिए। क्यों? क्या करेगी विटामिन रिच फीड? इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, ठीक है। जो खाने की एफिशिएंसी है, खाने की क्षमता को भी अच्छा बनाएगी एंड ग्रोथ भी उनका अच्छा होगा अगर विटामिन रिच फूड जो है वो ब्रॉयलर्स खाएंगे तो, ओके। Now, what are the some conditions that are responsible for the poultry farming? Poultry farming के दौरान क्या क्या conditions का ध्यान रखना चाहिए? So first condition is maintain temperature, okay? या temperature maintain करके रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत high temperature है, बहुत low temperature पे रखना है. There should be the normal optimum temperature. Second point is well hygiene. ये साफ सुथरा होना चाहिए, है ना? नहीं तो अगर कभी आप पोल्ट्री फार्म में विजिट करो तो अगर अच्छा पोल्ट्री फार्म है तो वहां पे आपको इतनी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी लोकल बेकार से पोल्ट्री फार्म में आप चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, वहां पे बहुत बैड स्मेल आती है, ठीक है। और जो मुर्गियां होती हैं या मुर्गे जो भी हैं, ठीक है, ये हैनकॉक, ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ओके, बीमारियां पड़ने लगती हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो इसलिए हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बाय प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रे, ठीक है, अच्छे से साफ सफाई करेंगे, स्प्रे कर देंगे, सैनिटाइज कर देंगे सराउंडिंग्स को। थर्ड इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज एंड पेस्ट। यस, तीसरा तरीका है, ये कंडीशंस है कि कैसे एक अच्छा पोल्ट्री फार्म बनाया जा सकता है। तो यस, डिजीज और पेस्ट जो होते हैं ना, जो भी इन्फेक्शन करने वाली चीजें हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचा के रखना है सारी चीजों को, ठीक है। अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, अच्छा डाइट देंगे जो पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली वो वेल मेंटेन रहेंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूट्रिशन?
As we have discussed that broilers need vitamin rich diet, but they also need protein rich diet. ठीक है, इनको प्रोटीन रिच डाइट की भी जरूरत होती है, एडिक्वेट अमाउंट में फैट्स भी चाहिए, और विटामिन में सबसे ज्यादा ए एंड के विटामिन की जरूरत होती है. Okay, so this is all about the poultry farming, just a basic. Okay, now let's discuss about another important topic, that is fish production. Okay, जैसा कि अभी हमने देखा कैटल फार्मिंग जरूरी है, पोल्ट्री फार्मिंग जरूरी है, उसी तरह से फिश फार्मिंग भी बहुत जरूरी है. ओके, मछलियों का पालन, बिकॉज मछलियां जो है वो प्रोटीन का एक चीपेस्ट सोर्स आप बोल सकते हो. ठीक है, सस्ती आ जाती है मछली, एंड साउथ साइड में तो ये लोगों का एक टाइम का फूड जरूर होता है. केरला वगैरह साइड चले जाओ, केरला में बहुत मतलब एक टाइम का फूड, या तो इधर लंच, इधर ब्रेकफास्ट और इधर डिनर, वो फिश जरूर खाते हैं. हैंस एंड इट बूस्ट अप आर न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे दिमाग को भी ये अच्छा बनाता है. प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है, बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बॉडी का. ठीक है, सो दीज आर द चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, एंड इट इंक्लूड्स कौन कौन से फिशेज आ सकती हैं, ट्रू फिश एंड शेल फिश. ट्रू फिशेज भी आ सकती हैं, ट्रू फिशेज में सारी फिशेज आ जाएंगी. ठीक है, जितनी भी फिशेज हैं, ऑल सच फिशेज आर ट्रू फिश. और एक होता है शेल फिश, कि जिनमें शेल्स होती हैं. शेल्स मीन्स एक कवरिंग जैसी प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक प्रॉन्स एंड मोलस्क्स इसमें आ जाएंगे. ओके, देर आर टू वेज. अब दो तरीके हैं फिशिंग करने के, आप बोल सकते हो. फर्स्ट इज कैप्चर फिशिंग एंड सेकेंड इज कल्चर फिशिंग. कैप्चर एंड कल्चर दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है, देखो कैप्चर फिशिंग में क्या करना होता है. कैप्चर फिशिंग का सोर्स क्या है कि फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कई बार क्या होता है, जो खड्डे होती हैं, नाले होते हैं, रिवर्स होती हैं, वहां पे नेचुरली फिशेज मिल जाती हैं, तो वहां से पकड़ के ले आओ एंड देन उसका पालन कर लो. ठीक है, वो तो आ गया जी कैप्चर फिशिंग, कि वहां से पकड़ के ले आओ एंड देन यूटिलाइज कर लिया आपने. एक होता है कल्चर फिशरी, मीन्स फिश फार्मिंग करना. आपने एक फार्म बनाया, बहुत वाटर के छोटे छोटे क्या बोल सकते हो आप, मीन्स चेक डैम्स की तरह थोड़े से वाटर के बनाए आपने. ठीक है, छोटे छोटे पोन्ड्स के जैसे मतलब स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. आप उसमें मछलियां डाल देंगे, फिशेस डाल देंगे, और वहां पे आपने पालना शुरू कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे कल्चर फिशरी. ओके, एंड ये जो कल्चर फिशरी और कैप्चर फिशरी है, इट कैन बी मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर. ये समुद्री जो एरियाज हैं वहां पे भी हो सकती है, सी वाटर मीन्स, एंड फ्रेश वाटर में भी हो सकती है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट मैरीन फिशरी. ओके, देखिए मैरीन फिशरी एज वी डिस्कस की दो तरह की फिशरीज हो सकती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर. ठीक है, मैरीन होती है जो समुद्री है, मीन्स सॉल्ट वाटर वाली है, और फ्रेश वाटर मीन्स जिनमें सॉल्ट नहीं है, द वाटर विच वी कैन ड्रिंक, विच वी कैन यूटिलाइज फॉर आवर पर्पसेस, दैट इज द फ्रेश वाटर. ओके, सो अगर हम बात करें मैरीन फिशरी की, तो दैट मीन्स जो कि समुद्री तट पर या समुद्रों में पाई जाती हैं, उसको हम कहेंगे मैरीन फिशरी. ठीक है, सो इट इंक्लूड्स 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड डीप सीज. ठीक है, 7500 किलोमीटर का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्या होता है, मीन समुद्र का जो तट है, किनारा है. ठीक है, उन किनारों पे ज्यादातर आपको मिल जाती है फिशेस, एंड डीप सीज, और कई बार बहुत डीप सीज में भी मिलती हैं ये. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉपुलर वेराइटीज. देखिए कुछ पॉपुलर वेराइटीज हैं लाइक पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक. टूना आपने शायद सुना भी हो. ओके, ये और सार्डीन्स भी इसमें आ सकता है. तो ये इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन यूजेबल वेराइटीज हैं. नेक्स्ट इज सोर्स. व्हाट इज द सोर्स? फिशिंग नेट्स. ठीक है, क्या सोर्स हो सकता है इसका? फिशिंग नेट्स. देखिए सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप कैसे इन मैरीन फिशेस को पकड़ सकते हो, किस क्या जरिया है इनको पकड़ने का, तो इट मे बी फिशिंग नेट्स आप यूज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स. या बहुत बड़े अगर सी में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इन फिशेस को खोजना है, तो यू कैन यूज सैटेलाइट्स. ओके, और यू कैन यूज इको साउंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ हाई इकोनॉमिक वैल्यू फिशेस. यस, कुछ तो पॉपुलर वेराइटीज हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका बहुत ज्यादा हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, मींस जिनको अगर हम पालन करें तो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बेशकीमती हैं. ठीक है, तो अगर उनको बेचा जाए दूसरे देशों में, तो हमारी जो इकोनॉमी पावर है वो रेज हो सकती है. ठीक है, बंदा अमीर हो सकता है उन प्रोडक्ट्स को बेच के. एक्चुअल में है क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रॉन्स. ठीक है, प्रॉन्स महंगा होता है अगर खाना हो किसी ने तो. मिलेट्स, भेटकी, ठीक है, लोकल वैरायटी, पर्ल स्पोर्ट्स एंड ऑयस्टर्स. यस, ऑयस्टर्स का एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये कॉमन है थोड़ा. तो ऑयस्टर क्या करते हैं, जो मोती निकालते हैं. ठीक है, ऑयस्टर सिप बोलते हैं ना इसको, सिप हिंदी में. तो ये क्या करते हैं, पर्ल्स, मोती रिलीज करते हैं, बहुत सारे व्हाइट कलर के सुंदर सुंदर मोती होते हैं. ठीक है, तो उनको ये रिलीज करते हैं, और इन पर्ल्स बहुत महंगे बिकते हैं, तो इसलिए हाई इकोनॉमिक वैल्यू है. ओके, सो नाउ दिस काइंड ऑफ कल्चर, ये जो पूरा मैरीन कल्चर से रिलेटेड है. ठीक है, दिस मैरीन कल्चर का मतलब क्या होता है, द फार्मिंग ऑफ मैरीन फिशेस.
ठीक है। जो मेरीन लेवल पे समुद्री जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें जो फिशेस पाई जाती है या उसमें जितने भी एक्वाटिक इंडिविजुअल्स हैं उनका पालन करना क्या कहलाता है, मैरीकल्चर। सॉल्ट वाटर फिशेस या सॉल्ट वाटर जितने भी एक्वाटिक इंडिविजुअल्स हैं उनका पालन पोषण करना इज नोन एज मैरीकल्चर। मैरी मींस मेरीन से रिलेटेड है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरीन फिशरीज। टॉक अबाउट इनलैंड फिशरीज और यू कैन से फ्रेश वाटर फिशरीज। ठीक है, दो टाइप की फिशरीज हमने डिस्कस की करनी थी, दैट इज वन इज मेरीन एंड वन इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर आर ऑल्सो नोन एज इनलैंड फिशरीज। ओके, सो व्हाट आर द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब इनलैंड फिशरीज के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, मीन्स कहां पर आपको फ्रेश वाटर मिल सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, लाइक कैनाल्स में फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है, पोन्ड्स में फ्रेश वाटर हो सकता है, रिजर्वायर्स में हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर फिशेस मिल जाएंगी। और एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश होता है मिक्स सा वाटर। ठीक है, मीन्स थोड़ा सा मेरीन भी होगा वो और थोड़ा फ्रेश वाटर भी होगा। ठीक है, ब्रैकिश वाटर मीन्स इट्स नॉट प्योर वाटर। ठीक है, ये आपको एस्चुरीज में मिल जाएगा, लेगून्स में मिल जाएगा। ठीक है, लेगून्स क्या होते हैं, लाइक लेगून्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डीप नहीं होते हैं वाटर के सोर्सेस। ठीक है, और एस्चुरीज क्या होते हैं, एस्चुरीज मीन्स पतली पतली छोटी छोटी नदियां जो होती हैं, ब्रांचेस, वो एस्चुरीज आएंगी, छोटी छोटी। ठीक है, पतली सी नदियां। एंड दिस टाइप ऑफ कल्चर इज नोन एज एक्वा कल्चर। ठीक है, जो ये फ्रेश वाटर फिशरीज है या फ्रेश वाटर फार्मिंग होती है इसको एक्वा कल्चर बोलते हैं। और जो मेरीन वाटर या मेरीन एनिमल्स की फार्मिंग होती है उसको हम मैरीकल्चर कहते हैं। ओके, नाउ देर इज अ वर्ड और देर इज अ टर्म दैट इज कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ये कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट होता है सब कुछ इकट्ठा। ठीक है, कॉम्पोजिट मीन्स कॉम्प्लेक्स, ज्यादा। ठीक है, सब कुछ इकट्ठा। सो कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक फ्रेश वाटर का सोर्स है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, बहुत बड़ा पॉन्ड है, तो उसमें आप सिर्फ एक ही वैरायटी फिश की रखो, ऐसा नहीं होगा। अगर एक ही वैरायटी फिश की रखेंगे वहां पर तो फूड के लिए कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, एक ही अगर क्लास, जैसे मान लीजिए कोई 5th क्लास का बच्चा है तो उस 5th क्लास के बच्चे में कॉम्पिटिशन किसके लिए होगा, सिर्फ 5th क्लास के बच्चों के लिए होगा। मीन्स जो उसके जैसे सेम लेवल के हैं वो 6th क्लास के बच्चों से तो कॉम्पीट नहीं करेगा ना। तो सिमिलरली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज रख देंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 फिश स्पीशीज यूज्ड इन अ सिंगल पॉन्ड, किसी एक सिंगल पॉन्ड में 5 से 6 प्रजातियां रख दो फिशेस की, अलग अलग प्रजाति। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू कैन कीप दीज। ओके, वी विल डिस्कस क्या रख सकते हो आप। तो इनका क्या होगा, देखिए कंपटीशन नहीं होगा। मान लीजिए ये सेम वही बात है कि एक बच्चा 5th क्लास में, एक 6th में, एक 7th में, एक 8th में, इस तरह से आपने अलग अलग रख दिए, तो वो आपस में कंपटीशन उनका कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो लेवल ही नहीं है कंपटीशन का भी। ठीक है, तो सेम जो होती है स्पीशीज उनमें कंपटीशन ज्यादा होता है, तो अलग अलग रखेंगे तो कंपटीशन कम होगा। क्यों, बिकॉज देयर आर डिफरेंट फूड हैबिट्स, देयरफॉर नो कंपटीशन एंड ऑल फूड इज यूज्ड। तो क्या होगा, अब ये 6 प्रजातियां, तो ऐसा है नहीं कि 6 के 6 बिल्कुल एक सेम ही फूड यूटिलाइज करेंगी। फूड रिक्वायरमेंट्स भी इनकी अलग अलग होंगी। फूड रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगी तो जितना भी फूड उस सोर्स में अवेलेबल होगा वो सारा का सारा फिशेस कंज्यूम कर लेंगी। ओके, सो ये फायदा है इसका। ठीक है, अब जैसे 5 से 6 स्पीशीज जो हमने कहा कि आप यूज कर सकते हैं किसी कॉमन पॉन्ड में फॉर कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम, अब वो 5 से 6 स्पीशीज क्या हो सकती हैं, जैसे कैटला। कैटला जो है यूजुअली वो सरफेस पे रहती है, बिल्कुल टॉप मोस्ट आपको जो मिलेगी दैट इज कैटला। रोहू होती है जो थोड़ी सी नीचे, बिल्कुल सरफेस पे नहीं, थोड़ी सी नीचे रहेगी। ठीक है, सरफेस से, दैट इज रोहू। मृगाल्स कॉमन कार्प, बॉटम, बिल्कुल डेप्थ में जो रहेगी। मृगाल एक फिश है और जो कॉमन कार्प है, ये दोनों आपको बॉटम लेवल पे मिलेंगी, गहराई पे मिलेंगी। और एक होता है ग्रास कार्प्स। ग्रास कार्प्स होती है जो वीड्स पे फीड करती है, जहां भी अनवांटेड प्लांट मटेरियल होगा ना एक्वाटिक एरियाज में, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल होगा, वहां जैसे आपको जो मिलेंगी ग्रास कार्प्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट मटेरियल के आसपास मिलेंगी आपको। सो इस तरह से अलग अलग वेराइटी फिशेस के आप डाल सकते हो और एक कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम तैयार हो जाएगा। ओके, इन दिस वे क्या है, जो मेरीन और फ्रेश वाटर फिशरी है वो की जाती है। लेक्चर लेट्स डिस्कस अबाउट बी कीपिंग। बी कीपिंग इज ऑल्सो नोन एज एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, लाइक मधुमक्खियों का पालन करना। देखो, मधुमक्खियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ द हनी एंड वैक्स। मधुमक्खियां शहद निकालती हैं, ठीक है, शहद, और साथ ही साथ वैक्स भी इनके बी हाइव से मिलती है। ठीक है, तो जो ये बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता, तो उसी से शहद निकलता है, उसी से वैक्स निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। वैक्स जो है वो कॉस्मेटिक पर्पजेस के लिए यूज होता है और जो हनी है वो बहुत हेल्दी होता है। ओके, नाउ विद लो इन्वेस्टमेंट, और इसका बहुत फायदा है कि
बस टेक्निक आनी चाहिए कि हनी निकालना कैसे है। अदरवाइज ये बहुत सस्ता बिजनेस है, क्योंकि क्या होता है, मधुमक्खियां पालते हैं, कई जगह नेचुरली बहुत ज्यादा मधुमक्खियों के हाइव्स बने होते हैं, है ना, छत्ते बने होते हैं मधुमक्खियों के, और कई जगह आप बना सकते हैं, ठीक है, बनवाए भी जा सकते हैं। ये इस तरह से एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा कि वहां ज्यादा से ज्यादा फूल उगा दीजिए, तो मधुमक्खियां ज्यादा से ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगी हाइव्स में जाके, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगी। Now there may be some local varieties like Apis indica or known as Indian bee and another one is Apis flora or little bee, ठीक है, एक और वैरायटी लाइक Apis dorsata हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सोटिक वैरायटी क्या हो सकती है इसकी, लाइक एपिस मेलिफेरा, ये भी एक इटालियन वैरायटी है, ठीक है, फॉरेन ब्रीड में। और इसी को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। लाइक फर्स्ट ट्रेट इज इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, हनी की यील्ड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हनी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये। एंड लॉन्ग टाइम स्टे इन हाइव, काफी लंबे समय के लिए हाइव में रहते हैं, ठीक है, मीन्स अपना गए बाहर उड़ा और नेक्टर सक करते हैं। नेक्टर क्या होता है कि फ्लावर का जूस ये सक करते हैं, तो फ्लावर का जूस ये सक करते हैं, देन उसको सिक्रीट करते हैं हनी की फॉर्म में, ठीक है। दे स्टिंग लेस, डंक कम मारते हैं, ब्रीड वेरी वेल, बहुत अच्छे से ये ब्रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल प्रोडक्शन। देखिए जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, इनका जो पालन होता है वो कहाँ हो सकता है, बी फार्म्स में और एपियरीज में हो सकता है, ठीक है, जहां पे इनका पालन किया जाता है उन एरियाज को हम बोलते हैं बी फार्म या फिर एपियरीज, एंड द कल्चर इज नोन एज एपीकल्चर। ओके, सो क्वालिटी एंड द टेस्ट डिपेंड्स अपॉन, यस, जो क्वालिटी और टेस्ट है हनी का, कि हनी, अब देखो हनी की क्वालिटी कई प्रकार की होती है, आजकल जो चला है इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का भी, आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड, बट स्टिल बहुत ज्यादा मिलावट है। कोई भी हनी आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, तो हर हनी जो है वो प्योर नहीं है जब तक कि आप खुद जाके या अपनी आंखों के सामने किसी को हनी निकालते हुए ना देखें हाइव से, तब तक वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स उसमें मिक्स कर दिए गए होते हैं, कोई पानी मिला देते हैं, कोई कुछ और सब्सटेंस मिला देते हैं। तो कहने का मतलब है जो क्वालिटी और टेस्ट है वो इसका डिपेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे करता है। फर्स्ट इज पैस्चरेज। पैस्चरेज का मतलब होता है कि किस तरह के जो फ्लावर्स हैं वो अवेलेबल हैं और किन फ्लावर्स का वो जूस, नेक्टर जो वो सक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे फूल का रस पिएंगी ना मधुमक्खियां तो अच्छा शहद देंगी, और बेकार फूलों का रस पिएंगी तो क्वालिटी भी हनी की वैसी होगी, फिर टेस्ट भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो पैस्चरेज मतलब काइंड ऑफ फ्लावर्स पे बहुत डिपेंड करता है, नेक्टर एंड पॉलिनेशन कैसे करेंगी ये, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट एपीकल्चर और बी कीपिंग।